Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are doing good. So आज हम नेक्स्ट सेट नंबर 15 डिस्कस करेंगे ऑफ फिजिक्स एमसीक्यूज. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ बैच सेकंड स्टार्ट हो चुके हैं ईटीटी पेपर सेकंड के. ठीक है, अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस गिवन नंबर के ऊपर कॉल करके पूछ सकते हैं. या सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. So the molar specific heat at constant pressure for a monoatomic gas is. तो यहाँ पे वो क्या पूछ रहे हैं कि molar specific heat at constant pressure for a monoatomic gas उसकी क्या वैल्यू होगी. एक्चुअल में ये चीजें क्या है, सीपी की वैल्यू, सीवी की वैल्यू, सीपी माइनस सीवी, सीपी प्लस सीवी, इनकी वैल्यूज जो है वो डिराइव्ड थी, मतलब ऑब्वियसली. तो उनके रिजल्ट्स को आप लोग एज इट इज ही याद रखिए. तो थ्री ऑप्शंस दे रखे हैं, 3/2R, 5/2R, 7/2R एंड 4R. तो देखो 4R तो नहीं हो सकता. अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो 4R जैसा कुछ नहीं था, फ्रैक्शंस के अंदर उनकी वैल्यूज थी. तो इन तीनों में से कोई ऑप्शन करेक्ट हो सकता है. ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर मोनोटॉमिक गैस वो 5/2R है. ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस इज. वो कह रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल इन अ गैस क्या होएगा. तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला √3kT/πm टाइप्स इस तरह से कुछ होता है. तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें या फिर अनदर वेलोसिटी की बात करें इन केस ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, है ना, तो वो √KT/πm की फॉर्म के अंदर होता है, चाहे 8 है चाहे 3 है ना, उस हिसाब से वो चेंजेस आते रहते हैं. तो इन शॉर्ट की रूट के अंदर हमारे पास टी आ रहा होता है. तो जो टेम्परेचर के साथ वेरिएंस पूछा हुआ है इन्होंने हमारे पास, तो यहाँ पे √T है, यहाँ पे T है, यहाँ पे T² = 0 है. तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू √T. ठीक है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इन अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू √T. इसके लिए ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा. फिर अभी नेक्स्ट है, एन आइडल गैस इज फाउंड टू ओबे एन एडिशनल लॉ PV² = कांस्टेंट. हमें पता है PV= nRT वाला जो लॉ होता है वो आइडल गैस जो है ओबे करती है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि एन आइडल गैस इज फाउंड टू बी ओबे एन एडिशनल लॉ PV² = कांस्टेंट. ये फॉलो कर रही है. द गैस इज इनिशियली एट टेम्परेचर T एंड वॉल्यूम V. इनिशियली जो गैस है वो टेम्परेचर T पे है, यानी कि उसका टेम्परेचर T है और वॉल्यूम V है. देन इट एक्सपैंड टू वॉल्यूम ऑफ 2V. इनिशियली उसका वॉल्यूम V था, लेकिन बाद में विद द टाइम वो कह रहे हैं कि वो उसका जो वॉल्यूम है वो 2V हो गया है. टाइम T, मतलब टेम्परेचर उसका T ही रहा, बट वॉल्यूम उसका एक्सपैंड हो गया 2V से. द टेम्प नहीं सॉरी क्वेश्चन कह रहे हैं कि इनिशियली जो गैस का टेम्परेचर था वो T था, उसका वॉल्यूम V था. अगर गैस का जो वॉल्यूम है वो 2V हो जाए तो बताओ कि टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो जाएगी. ठीक है, बेसिकली हमें टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है. तो एज वी नो कि यहाँ पे हमें दे रखा है PV² = कांस्टेंट. ठीक है, एंड एक और फॉर्मूला होता है PV = nRT. तो यहाँ से मैं P की वैल्यू निकाल लूंगी nRT/V. ये P की वैल्यू मुझे इस फॉर्मूला के अंदर पुट करनी है nRT/V इन ऑर्डर की मैं T निकाल पाऊं. ठीक है, nRT/V इंटू V² = कांस्टेंट. ठीक है, ये देखो V से V कैंसिल आउट हो जाएगा. व्हाट वी आर लेफ्ट विद nRT/V = कांस्टेंट. ठीक है, n हमारे पास कांस्टेंट है, r हमारे पास कांस्टेंट है. तो ये nr को हम कांस्टेंट के साथ ही एडजस्ट कर देते हैं, तो ये tv = कांस्टेंट आ जाएगा. क्लियर. तो अगर tv = कांस्टेंट है तो यहाँ से एक और फॉर्मूला आ रहा है T1V1 = T2V2. ठीक है, तो अभी यहाँ से हमें बेसिकली T2 निकालना है ना, क्योंकि इनिशियली टेम्परेचर तो दे रहा है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम दे रखा है, फाइनल वॉल्यूम भी दे रखा है, हमें फाइनल टेम्परेचर निकालना था. तो T2 निकालना है. तो T2 = T1V1 / V2. तो T इनिशियली टेम्परेचर T1 नहीं है, इनिशियली टेम्परेचर T है, इनिशियली वॉल्यूम V है, और फाइनल जो है वॉल्यूम जो एक्सपेंड हो गया 2V से. ठीक है, तो बस अब यहाँ से क्या V से V कैंसिल हो जाएगा, T2 कितना आ गया T/2. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फिर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज T/2. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस. अभी नेक्स्ट हमारे पास है
अ बॉडी कंस्ट्रेंड टू मूव इन द वाई डायरेक्शन। अभी कंस्ट्रेंट का क्या मतलब होता है एक्चुअल में, जो एक कंस्ट्रेंट वर्ड है ये क्लासिकल मैकेनिक्स का एक डेफिनेशन है। कंस्ट्रेंट मतलब किसी चीज के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देना बेसिकली। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि ए बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव इन द वाई डायरेक्शन, बॉडी को के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि उसने वाई डायरेक्शन के अंदर मूव करना है, इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स, गिवन फोर्स दे रखा है, वाई डायरेक्शन के अंदर मूव कराने के लिए उसको इतना फोर्स से पुश मिला। व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलोंग द वाई एक्सिस। अब वो कह रहे हैं कि बॉडी के ऊपर हमने कंस्ट्रेंट लगाया कि वो एक फोर्स लगाया कि वो वाई डायरेक्शन के अंदर मूव करे, वो फोर्स की वैल्यू इतनी है। व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस मूव, अभी वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फिर फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो बस वर्क डन निकालना है। तो फोर्स क्या दे रखा है, -2i कैप प्लस 15j कैप प्लस 6k कैप न्यूटन, एंड डिस्टेंस दे रखा है 10 मीटर अलोंग द वाई एक्सिस। अलोंग द वाई एक्सिस मतलब j कैप, तो बस 10 इंटू जे कैप, डॉट प्रोडक्ट लेनी है। ठीक है, तो बस अभी देखो डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या सीन होता है कि आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 होता है, आई डॉट जे इज इक्वल टू 0 होता है, आई डॉट के भी 0 होता है। मतलब सेम से करेंगे तो 1 आता है, अगर डिफरेंट से करेंगे तो 0 हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ जे कैप की डॉट प्रोडक्ट ही होनी चाहिए। तो 15 इंटू 10 क्या हो जाएगा 150, और जे जे कैप डॉट जे कैप क्या हो जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 150 जूल्स। वर्क की जो यूनिट्स होती है वो जूल्स के अंदर होती है ना, तो फिर इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 150 जूल्स। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास, तो ऐसे क्वेश्चंस ना मतलब आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप है ये। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में से क्लासिकल के अंदर से अगर हम देखें तो ये चीज आ सकती है। नेक्स्ट, फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स, ये पर्टिकुलर फोर्स की वैल्यू दे रखी है एक्टिंग एट अ पॉइंट आर, उसकी वैल्यू दे रखी है। देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू जो भी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस वही मतलब क्रॉस प्रोडक्ट आई, अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो न्यूमेरिकल्स करना बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है, तो बस इसको लिखो, माइनस ऑफ 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैप, क्रॉस प्रोडक्ट किस साथ लेना है, 7i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो इसके अंदर वही सेम चीज, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई जे एंड के, इस तरह से लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। नो, ये -3 हो जाएगा, दिस इज 1 एंड दिस इज 5, नेक्स्ट 7 3 एंड 1। तो इसको सॉल्व कर लीजिए बस, आई कैप, आई वालों को छोड़ दो, ये आएगा 1 -15। ठीक है, माइनस ऑफ जे कैप, जे वाले को छोड़ दो, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -3 एंड -35, फिर प्लस के कैप -9 एंड -7। ठीक है, तो टॉर्क की क्या वैल्यू आ जाएगी फिर, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू -14 आई कैप 35 माइनस माइनस प्लस 35 प्लस 3 36 7 38, तो -38, सॉरी प्लस ऑफ 38 जे कैप एंड -16 के कैप। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, फिर ये वाले दो तो रॉन्ग है, ये वाला भी नहीं करेक्ट हो रहा। ठीक है, या तो यहाँ पे 38 था, फिर कुछ इस तरह से। अभी फर्स्ट ऑप्शन देखो, इसके अंदर क्या चीज दे रखी है एक्चुअल में ना, ये ऑप्शन यहाँ पे 38 होना चाहिए था, यहाँ पे 38 होना चाहिए था। हाँ, यही ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे 38 होना चाहिए था। या फिर यू कैन से कि अगर यहाँ पे 34 है, अगर यहाँ पे एक्चुअल में 34 है, तो देखो यहाँ पे 14 आई कैप -38 जे कैप प्लस 16 कैप, तो यहाँ पे माइनस कॉमन निकाला गया है बेसिकली, अगर देखा जाए तो 14 के कैप -38 जे कैप प्लस 16 के कैप। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कॉमन निकाला गया, बट एक्चुअल में क्या होता है, लाइक इज इक्वल्स टू 0 नहीं होती है ये चीज। तो हाँ, अगर बिल्कुल ही ये डिफरेंट चीज होती तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए करेक्ट था फिर इसका। ठीक है, तो या मतलब यहाँ से एक माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास ये एक पर्टिकुलर फॉर्मुला बन गया, 14 आई कैप -38 जे कैप प्लस 16 कैप। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, या फिर यहाँ पे 38 होना चाहिए था। ठीक है, तो अभी के लिए ए, इस फिफ्थ का ए ऑप्शन हम करेक्ट कर रहे हैं, सॉल्वेशन नहीं है, फॉर्मूला यही है। ठीक है, नेक्स्ट है,
इफ टू फोर्सेज ईच ऑफ 2 न्यूटन्स आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, इंक्लाइन कर रहे हैं, दो फोर्सेज हैं 2 न्यूटन के, 60 डिग्री के ऊपर इंक्लाइन कर रहे हैं, देन द रिजल्टेंट फोर्सेज, हमें फाइंड आउट क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स। तो बेसिकली रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। ठीक है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला यही होता है। और देन उसके बाद क्या है, दो फोर्सेस दे रखे हैं 2 न्यूटन वाले, यानी कि ए की वैल्यू भी 2 है, बी की वैल्यू भी 2 है। तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कॉज ऑफ 60 डिग्रीज। ठीक है, सो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 2 to the 4 4 to the 8 8 इंटू, और cos 60 क्या होता है 1/2, तो ये 2 4s आर, हाँ, रूट ऑफ 4 प्लस 4 प्लस 4 4 प्लस 4 8 8 प्लस 4 12 रूट ऑफ 12। तो रूट ऑफ 12 को सॉल्व करिए तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2√3 न्यूटन्स। ठीक है, बस ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ एफ की जो वैल्यू है ये पूरी दे रखी है, इज सोलेनॉइड देन ए इज इक्वल्स टू, तो बेसिकली ये वाला जो पर्टिकुलर वेक्टर है ये सोलेनॉइड दे रखा है। सोलेनॉइड क्या होता है, जिसका डाइवर्जेंस क्या हो जाए, जीरो। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ पर्टिकुलर वेक्टर अगर जीरो हो जाए तो वो चीज सोलेनॉइड। ठीक है, तो अगर वो कह रहे हैं कि ये सोलेनॉइड है तो बताओ ए की क्या वैल्यू आएगी, तो बस डाइवर्जेंस ऑफ एफ जीरो लिख दो, डेल डॉट इज इक्वल्स टू जीरो। तो डेल क्या होता है, करली बाय करली एक्स आई कैप, करली बाय करली वाई जे कैप, करली बाय करली जेड के कैप। ठीक है, इसकी डॉट प्रोडक्ट किस साथ करो, ए एक्स प्लस 3y प्लस 4z आई कैप प्लस एक्स माइनस 2y प्लस 3z जे कैप प्लस 3x प्लस 2y माइनस z के कैप। ठीक है, तो बस अब आई वालों को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, जे वालों को जे के साथ और के वालों को के साथ, तो करली बाय करली एक्स इसका हो जाएगा ए एक्स प्लस 3y प्लस 4z। ठीक है, तो आई डॉट आई मैं 1 ही लिख रही हूँ एक्चुअल में, मतलब उसको मैं यहाँ पर लेके नहीं आ रही हूँ। करली बाय जे जे कैप डॉट जे कैप भी 1 हो जाएगा, तो बस एक्स माइनस 2y प्लस 3z प्लस करली बाय करली जेड 3x प्लस 2y माइनस ऑफ जेड। ठीक है, तो बस y और z का तो पार्शियल डेरिवेटिव भी जीरो है, तो ये हमारे पास हो जाएगा a माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो है ना, क्योंकि डाइवर्जेंस है, इसका y वाला इसका z वाला -1 इज इक्वल टू जीरो, तो a माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो, a इज इक्वल टू 3। तो अगर ये पर्टिकुलर वेक्टर की डाइवर्जेंस, ये पर्टिकुलर वेक्टर अगर सोलेनॉइड है तो हमारे पास जो a की वैल्यू वो आ जाएगी 3, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट है हमारे पास, अ वेव ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन अ प्लेन सरफेस म्यूजिक, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 दे रखा है बेसिकली। इफ द रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्लेक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज, अगर रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रेज जो है परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, तो बताओ कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होना चाहिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ स्नेल्स लॉ लगेगा यहाँ पे, तो म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेसिकली, और हमें एक और चीज पता है कि आई प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्रीज है, तो यहाँ से आर की वैल्यू हम 90 माइनस आई निकाल लेंगे, आर की वैल्यू 90 माइनस आई, क्योंकि दोनों में से किसी एक को सेम, मतलब सेम करना है इन ऑर्डर कि हम एंगल ऑफ इंसिडेंट फाइंड आउट कर सके, क्योंकि देखो अगर आई को हम आर में चेंज करें तो रिफ्लेक्टिव एंगल में आ जाएगा, तो इंसिडेंट नहीं पता चलेगा, तो रिफ्लेक्टेड एंगल को इंसिडेंट के अंदर चेंज करो, क्योंकि हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट निकालना है बेसिकली। तो साइन आई डिवाइड बाय साइन 90 माइनस आई, तो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉज ऑफ थीटा, तो साइन आई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कॉज आई आ जाएगा, तो साइन ओवर कॉज क्या होता है, टैन होता है, तो √3 इज इक्वल्स टू टैन आई, तो आई इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स √3, तो टैन इनवर्स √3 इज 60। ठीक है, तो बस यहाँ पे हम इस तरह से कर सकते हैं, इसका आंसर जाएगा 60 डिग्रीज, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास, द रेडियोएक्टिव डिके कांस्टेंट ऑफ रेडियम इज इतना, ईयर इट्स हाफ पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली, रेडियोएक्टिव डिके यानी कि लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, हाफ टाइम पे निकालना, तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा। ठीक है, तो 0.693
डिवाइड बाय 4.28 इंटू 10⁻⁴ ईयर। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो हमारे पास 1620 ईयर आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा बस। नेक्स्ट है द हाफ लाइफ ऑफ वन एटम ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल इज। अभी हाफ लाइफ किससे रिलेटेड है? अभी हमने किया 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा, है ना, 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा। तो 0.693 क्या होता है? log 2 होता है, log 2 डिवाइड बाय लैम्डा। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो जो मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट है उसके अंदर क्या है? लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई एम नॉट सी, क्योंकि जो एंगल था उसकी तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई, वो तो चीज खत्म ही होगी। स्कैटरिंग एंगल जो था वो तो चीज चलेगी, क्योंकि मैक्सिमम एंगल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट डेल्टा लैम्डा कॉम्पटन शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ। किसके ऊपर नहीं डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है। मटेरियल ऑफ टारगेट, यहाँ पे भी कोई टारगेट नहीं। एंगल ऑफ स्कैटरिंग तो खत्म हो गया, क्योंकि मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट की बात कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं है। देखो प्लैंक्स कांस्टेंट, मास और वेलोसिटी इसके ऊपर डिपेंड करे, तो इसके ऊपर इन तीनों में से किसी के ऊपर भी मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, अगर नॉर्मल कॉम्पटन शिफ्ट की बात करी होती तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग आ जाता, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ स्कैटरिंग वाला वो एंगल दे रखा होता। पर यहाँ पे मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट की बात करिए तो मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट के अंदर क्या है हमारे पास? यहाँ पे कोई एंगल नहीं है मैक्सिमम वाला, तो या इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है इसका। नेक्स्ट है द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज इतना 5000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ ऑफ फोटोन दे रखी है। व्हाट शुड बी द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू पॉसेस द सेम वेवलेंथ एज दैट ऑफ फोटोन। तो अगेन डी ब्रॉगली वाला फॉर्मूला लग जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय p। हमें मोमेंटम निकालना है, तो p इज इक्वल्स टू h बाय लैम्डा। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट करो, लैम्डा की वैल्यू पुट करो, 5000 एंगस्ट्रॉम है, इनटू 10⁻10 मीटर हो जाएगा, है ना। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट करो -34, लैम्डा की वैल्यू पुट करो 5000 इंटू 10⁻10, है ना। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर बी। इसको सॉल्व करके 1.32 इंटू 10⁻41 आएगा, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम निकालने के लिए लिखा हुआ है सेम वेवलेंथ के लिए। ठीक है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला फॉर्मूला लगा वहां से, क्योंकि देखो मोमेंटम एंड वेवलेंथ जो है इसी फॉर्मूला के साथ रिलेट हो रहे हैं। ठीक है, तो बस इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अभी लाइक हमारे यहाँ मास्टर कैडर की जो कोचिंग है इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी। तो जिन लोगों ने अभी तक इन कोर्सेज के अंदर एडमिशन नहीं लिया है वो जल्दी से जाके लें। एंड इसके अलावा लाइक आप अगर आपको फ्री डेमोज देखने हैं तो आप प्ले स्टोर से जाके हमारी टेक बजर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं एंड वहाँ पे आप फ्री डेमोज चेक कर सकते हैं। और इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, या ऑब्वियसली कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं इन ऑर्डर कि आपको आपके पेपर के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे, तो आप अपना नेम, आप कौन से पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सिटी, मेल एंड फीमेल, ये सब कुछ लिख के आप इस गिवन नंबर के ऊपर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बना लिया जाएगा। ठीक है, या अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सैचुरेशन ऑफ ड्रेन अकर्स व्हेन द चैनल गेट। सैचुरेशन कब हो जाता है? जब हमारे पास जो चैनल है वाइडेंस हो जाता है, बट दिस इज नॉट करेक्ट। वाइडेंस मतलब जो फ्लो है वो अच्छे से होएगा, तो सैचुरेशन मतलब खत्म हो जाना, इसके बाद कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी कि जब चैनल जो है पिंच ऑफ हो जाता है, डिप्लीशन लेयर एक दूसरे को एकदम क्लोज आ जाती है और चैनल की जो विड्थ है वो बिल्कुल ही डिक्रीज हो जाती है, तो उस चीज को हम पिंच ऑफ वोल्टेज बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, सैचुरेशन पिंच ऑफ वोल्टेज के ऊपर आती है। इन द एन चैनल जेएफईटी द चार्ज कैरियर्स आर। एन चैनल जेएफईटी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स होल्स बोथ द इलेक्ट्रॉन्स नन, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है द गेन ऑफ द एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक इज कॉल्ड। विदाउट फीडबैक जो गेन आता है उसको हम ओपन लूप गेन कहते हैं। विदाउट फीडबैक ओपन लूप गेन, विद फीडबैक क्लोज लूप गेन। ठीक है, ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एन ऑसिलेटर कन्वर्ट्स। ऑसिलेटर क्या करता है? डीसी पावर इंटू एसी पावर, एसी पावर इंटू डीसी पावर, डीसी पावर इंटू एसी पावर, बोथ वे नन ऑफ अबव। तो जो ऑसिलेटर है, देखो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने तो रेक्टिफायर है, तो डीसी पावर टू एसी पावर को कन्वर्ट करने के लिए ऑसिलेटर यूज किया जाता है। ऑसिलेट लाना किसी चीज के अंदर बेसिकली, तो एसी जो है वो फ्लक्चुएट करती है, ऑसिलेट करती है, तो डीसी पावर इंटू एसी पावर। द फीडबैक यूज इन द ऑसिलेटर इज, जो फीडबैक ऑसिलेटर के अंदर यूज होती है उसको क्या बोला जाता है? पॉजिटिव फीडबैक।
ठीक है, याद रखना, फीडबैक यूज्ड इन ऑसिलेटर इज पॉजिटिव फीडबैक। द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ अ टैंक सर्किट इज, तो देखो एक्चुअल में जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो वही होती है ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी टाइप्स। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एल सी एंड ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय रूट ऑफ एल सी, है ना। रेजोनेंस की कंडीशन ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1 बाय रूट ऑफ एल सी। नेक्स्ट है द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ऑसिलेटरी सर्किट इज, ऑसिलेटरी सर्किट का जो बेसिक कंपोनेंट है वो कौन है? तो टैंक सर्किट, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस या नन ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टैंक सर्किट, उसका बेसिक कंपोनेंट है ऑसिलेटरी सर्किट का। नेक्स्ट है हमारे पास द एक्टिव कंपोनेंट इन एन ऑसिलेटर इज, जो एक्टिव कंपोनेंट है ऑसिलेटर के अंदर वो क्या है? एलसी टैंक सर्किट, बाइसिंग सर्किट या ट्रांजिस्टर या नन। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, ट्रांजिस्टर इज एन एक्टिव कंपोनेंट इन ऑसिलेटर। तो अगर ऑसिलेटर की आपको कंस्ट्रक्शन याद है ना, तो ये सारे ऑप्शन लगाने बहुत ईजी है। ठीक है, तो यहाँ एक्टिव कंपोनेंट ट्रांजिस्टर है, बेसिक कंपोनेंट जिसके अंदर टैंक सर्किट वगैरह है, एंड जो ऑसिलेटर का काम है वो डीसी को एसी के अंदर कन्वर्ट करना। नेक्स्ट है Lissajous pattern obtained on a CRO can be used to determine the phase shift, voltage amplitude, amplitude distortion, none। तो ये वाले तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हैं, बल्कि जो लिसाजियस पैटर्न होता है ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर फेज शिफ्ट जो है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फेज शिफ्ट। लिसाजियस पैटर्न जो है वो फेज शिफ्टिंग को जो है डिफाइन करता है, उसको डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है बेसिकली। ठीक है, हाँ नेक्स्ट है द वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो जो वेलोसिटी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ओनली ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट, ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी, बोथ द इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी, नीदर ऑन द इंटेंसिटी नॉर ऑन द फ्रीक्वेंसी। तो देखो जो वेलोसिटी बेसिकली जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी देती है ना बेसिकली, वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को जितनी ज्यादा हम इंक्रीज करेंगे उतनी ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है इंक्रीज होगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होने का मतलब है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है अब उनके पास और ज्यादा एनर्जी आ गई है टू ओवरकम वो बैरियर। ठीक है, तो बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर वो रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट से। ठीक है, तो अभी अगर हाफ एम स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड है तो वेलोसिटी भी रिलेटेड है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट से, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। जो इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट है वो पर्टिकुलर फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीजमेंट करवाने में काम आता है, उसके करंट को इंक्रीज करती है बेसिकली, मतलब ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालती है। ठीक है, जो वेलोसिटी है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट है द लोएस्ट लेवल एनर्जी बैंड इन अ सॉलिड इज, लोएस्ट लेवल कौन सा होता है? वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फर्मी लेवल या रिडबर्ग एनर्जी लेवल। तो देखो रिडबर्ग एनर्जी लेवल तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल एनर्जी बैंड्स की बात हो रही है तो उसके अंदर तो होते ही तीन बैंड है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फर्मी लेवल। फर्मी लेवल वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के मिडल के अंदर होता है फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कंडक्शन बैंड ऊपर होता है और लोएस्ट लेवल वैलेंस बैंड होता है। तो ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, वैलेंस बैंड इज द लोएस्ट एनर्जी लेवल बैंड। नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ परफेक्ट गैस अंडरगोइंग द एडियाबैटिक प्रोसेसेस। परफेक्ट गैस के लिए जो हमारे पास इक्वेशन है वो कौन सी होती है? पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी, तो एन इज इक्वल्स टू 1 तो पीवी इज इक्वल्स टू आर टी, यहाँ पे जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पीवी इज इक्वल्स टू आर टी। नेक्स्ट हमारे पास पॉलिक फ्यूजन प्रिंसिपल अप्लाइज टू, जो पॉलिक फ्यूजन प्रिंसिपल है ये हाफ स्पिन पार्टिकल्स के लिए होता है, तो हाफ स्पिन पार्टिकल के लिए फर्मी डिराक होता है, ना ही मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, ना ही बोस आइंस्टाइन, नन ऑफ अबव नहीं। देखो जहां पे पॉलिक फ्यूजन आ गया ना वहां पे फर्मी डिराक ही आएगा। ठीक है, ना ही मैक्सवेल बोल्ट्जमैन आएगा, ना ही ये कोई और मतलब स्टैटिस्टिक्स आएगा। तो यहाँ पे फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, पॉलिक फ्यूजन प्रिंसिपल, हाफ स्पिन पार्टिकल, ये सारे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो यहाँ अभी यहीं पे ये वाला सेट यहीं पे खत्म करते हैं। इसके अलावा आप हाँ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, एंड हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर रही है जरूर। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर नए हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। या थैंक यू सो मच।